हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन क्लासेस कब शुरू होंगी इसका कोई आइडिया नहीं है। मैं ऑनलाइन क्लास के ज़रिए बच्चों को यहां पर थोड़ी सी एजुकेशनल सपोर्ट करना चाहता हूं। यहाँ पर हम लोग 11th एंड 12th क्लास बायोलॉजी रेगुलर अपने वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज से मैं 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम होने के कारण 10th को ध्यान में रखते हुए 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट की वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो 10th क्लास स्टूडेंट के लिए भी ये सपोर्टिव रहेगा, जिसमें 10th क्लास साइंस में फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम स्टार्ट करने वाले। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास साइंस का, जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं पूरी उम्मीद करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आए। देखिए, 10th क्लास साइंस में केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है वो समझना हमें ज़रूरी है। 9th क्लास में आपने फिजिकल और केमिकल चेंज की लाइट स्टडी हल्के से उसकी पढ़ाई की होंगी। तो जैसे अगर 10th क्लास की बात करें तो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन को समझने के लिए रिकॉल करना होगा। जैसे मिल्क है, दूध है, अगर दूध को हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें तो क्या होता है, इट कन्वर्ट इनटू द कर्ड। कर्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस ऑन द रूम टेम्परेचर। यहाँ पर कर्ड बन जाता है। मिल्क से क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है, दही बन जाता है, दूध से दही बन जाता है। इसके साथ अंगूर, अगर ग्रेप्स की हम बात करें तो ग्रेप्स बिकम फर्मेंटेड। ग्रेप्स जो होते हैं उनका फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है। इसके बाद अगर फूड की बात करें सो फूड डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। फूड हमारी बॉडी के अंदर पच जाता है और हम सांस लेते हैं। तो इन सभी के अंदर अगर हम शुरुआती प्रोडक्ट रिएक्ट सब्सटेंस की बात करें, शुरुआती अगर सब्सटेंस की बात करें तो ये शुरुआती सब्सटेंस अलग होता है और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ये अलग होता है। इन दोनों के अंदर काफ़ी कुछ अलग हम देख सकते हैं। कहने का मतलब जो होता है कि रिएक्टेंट अलग और प्रोडक्ट अलग। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट पड़ेंगे बनाएंगे, इसी को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन आर दोज इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। इन सब के अंदर रिएक्टेंट अलग होता है, इनिशियल सब्सटेंस अलग होता है और फाइनल सब्सटेंस अलग होता है। इन्हीं इन्हीं को हम केमिकल चेंज बोलते हैं, और जिन रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है उसे केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। अब जैसे कुछ एक्टिविटीज से हम इसे समझ सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर दिए। फर्स्ट एक्टिविटीज़ के अंदर क्या किया जाता है कि एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे। इस मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले सैंड पेपर के ऊपर रब करेंगे, साफ करेंगे। सैंड पेपर से साफ करने के बाद इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर या फिर टेस्ट ट्यूब टंग की मदद से इसको पकड़ेंगे और इसको बर्नर के ऊपर जलाएंगे। बर्न इट ओवर द बर्नर, सो दिस मैग्नीशियम रिबन बिकम बर्न विथ ए वाइट डेजिंग फ्लेम। ये सब वाइट डेजिंग फ्लेम के साथ जलने लगता है एंड इट फॉर्म्स ए वाइट पाउडरी सब्सटेंस। इससे वाइट पाउडरी सब्सटेंस बनता है विच इज केमिकल मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। मतलब क्या होता है, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन जल करके वाइट पाउडरी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इस वाइट पाउडरी मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम देखें तो मैग्नीशियम जो रहता है इट ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ऑक्सीडाइज होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। एक और एक्टिविटी से हम इसको समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब इसके लिए सबसे पहले एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे। टेक ए कॉनिकल फ्लास्क, एड सम अमाउंट ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स इन इट। इसके अंदर कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स डालेंगे और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे। सो वी ऑब्जर्व दैट द बबल्स आर गैस इज प्रोड्यूस इन दिस गैस। दिस गैस इज हाइड्रोजन गैस विच वी कैन डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ बर्निंग एक्सपेरिमेंट। इस हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने के लिए हम जलती हुई कैंडल इसके पास ले जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ ये जलने लगती है, जो प्रूफ करता है कि ये हाइड्रोजन गैस होती है। तो जैसे लास्ट दो एक्टिविटी हमने पढ़ी या कुछ एग्जाम्पल देखें, इन सभी एग्जाम्पल के अंदर हमने ये देखा कि इनिशियल सब्सटेंस कुछ और होता है, फाइनल प्रोडक्ट
कुछ और होता है। जो इनिशियल सब्सटेंस रहता है उसको रिएक्टेंट, और फाइनल जो सब्सटेंस बनता है उसे प्रोडक्ट बोला जाता है, और इसे ही केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब जो केमिकल रिएक्शन रहता है, इस केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन को क्या बोला जाता है? केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? अगर वर्ड इक्वेशन देखें हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने की, तो उसमें मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें ये रिएक्टेंट रहता है और ये प्रोडक्ट रहता है। रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है और प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में यहाँ पर क्या किया जाता है? एरो साइन पुट किया जाता है। सो reactant always written at the left side of the arrow, then product always written at the right hand side of the arrow. एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखा जाता है। यही केमिकल इक्वेशन है। अब इस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि वर्ड इक्वेशंस को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। सिंबल की मदद से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। The symbolic representation of the chemical reaction is known as chemical equation. Chemical reaction को symbolic representation करना ही chemical equation बोला जाता है। अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड लिखे हैं ये है रिएक्टेंट, और जो राइट साइड लिखे हैं वो है प्रोडक्ट। इन दोनों के बीच में एरो लगाया जाता है। अगर यहाँ पर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो, ए एक रिएक्टेंट है, ये बी दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करेगा, तो इन दोनों के बीच में प्लस साइन पुट किया जाता है। इज दैट क्लियर? रिएक्टेंट अगर एक से ज़्यादा रहते तो उनके बीच में प्लस साइन ऐड किया जाता है। अब यदि यहाँ पर प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा हो गए, जैसे सी और डी, ये दो चीज़ें बनी, तो इनके बीच में भी प्लस साइन पुट किया जाता है, और दोनों के बीच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो साइन पुट किया जाए। केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। देखिए यहाँ पर जो वर्ड इक्वेशन रहती है, ये मैग्नीशियम लिखा है, ये ऑक्सीजन लिखा है, इसको और ज़्यादा कॉन्साइज या फिर यूजफुल बनाने के लिए फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का। जैसे मैग्नीशियम रिप्रेजेंट विद द Mg, और ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेंगे O2 से। सो मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड अस MgO। इस तरह से यहाँ पर राइट किया जाता है। सिंबल लिखने का तरीका या फॉर्मूला लिखने का तरीका आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन के लिए C, हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O, क्लोरीन के लिए Cl। तो यहाँ पर ये कैपिटल रहेगा फर्स्ट लेटर, और सेकेंड लेटर क्या रहेगा? सेकेंड लेटर रहेगा स्मॉल लेटर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर CO लिखा है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है कोबाल्ट का। C कैपिटल और O स्मॉल, ये हो गया कोबाल्ट। लेकिन यहाँ पर कैपिटल C और कैपिटल O लिखा है, तो इसका मतलब ये कार्बन है और ये O ऑक्सीजन है। यहाँ पर CO कोबाल्ट है, C कार्बन है, O ऑक्सीजन है। तो दोनों अगर कैपिटल लेटर लिखे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाएगा। क्लियर हो गया होगा इतना आपको? So magnesium react with the oxygen to forms magnesium oxide is the chemical reaction or equation of the burning of magnesium ribbon. अब यहाँ पर जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमें क्या ध्यान रखना होता है? ये मैग्नीशियम एटम है और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, दो एटम यहाँ पर रहेंगे। तो रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम ये दोनों यदि इक्वल होते हैं, इफ द atom of reactant and the atom of the product in a chemical reaction become equal, this reaction is known as balanced chemical reaction or balanced chemical equation। यदि रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम इक्वल हो तो उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन या बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। इफ द नंबर ऑफ एटम in reactant is not equal to the number of atom in product, so it is known as skeletal chemical reaction। तो इसे skeletal chemical reaction बोला जाएगा, क्योंकि इसमें reactant के एटम और प्रोडक्ट के एटम बराबर नहीं है। मतलब यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है? इफ द नंबर ऑफ एटम
in the reactant is equal to the number of atom in the product. It is known as बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशन को बैलेंस होना क्यों जरूरी है, इस चीज को समझने के लिए हमें 9th क्लास में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, इसको रिकॉल करना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हमने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था कि द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कैन नॉट क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो हम केमिकल रिएक्शन में किसी सब्सटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीन्स द मास ऑफ द सब्सटेंस नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शन। मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है केमिकल इक्वेशन के अंदर। कहने का मतलब जो टोटल मास होता है, टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस बिफोर द केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जो टोटल मास होता है सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद, वो हमेशा कंजर्व रहता है, वो हमेशा संरक्षित रहता है, वो हमेशा सेम रहता है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों के अंदर जो सब्सटेंस रहते हैं उसका मास हमेशा सेम रहता है। कहने का मतलब जितने रिएक्टेंट है उतने ही प्रोडक्ट के एटम होना जरूरी है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। और यदि ये दोनों बराबर है, सेम है, तो उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अगर सेम नहीं है तो उसको स्केलेटल केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। अब ये होना ही चाहिए सेम, तो अगर मान लो हमने इक्वेशन लिखी है और उसमें सेम नहीं है तो उसे हमें सेम करना पड़ेगा, उस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस होना चाहिए तो कैसे बैलेंस करें हम केमिकल इक्वेशन को, तो इसे बैलेंस करने के लिए दो मेथड यूज होती। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड हम समझते हैं। क्या समझते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। इस एग्जाम्पल से हम यहाँ समझ सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें, व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स इज एडेड इनटू द सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्ड जिंक सल्फेट और जिंक क्लोराइड विथ हाइड्रोजन गैस। मतलब जिंक ग्रेन्यूल्स को अगर सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे तो जिंक सल्फेट, और यदि हम जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करेंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा, ZnCl2 प्लस H2। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देखिए कि ये जिंक है, ये H2SO4 से रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। जिंक और H2SO4, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों रिएक्टेंट है। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस ये दोनों प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट को राइट साइड में, दोनों के बीच में एरो लगाएंगे। और एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो प्लस साइन, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो उनके बीच में भी प्लस साइन लिखा जाता है। क्लियर हो गया होगा इतना आपको। इसमें देखिए यहाँ जिंक कितना है, Zn1। जिंक कितना है, Zn1। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2H2। और सल्फेट कितना है, SO4। सल्फर है 1, ये सल्फर हो गया 1 और ये ऑक्सीजन हो गया 4। क्लियर है? अब इसमें देखिए यहाँ पर जिंक कितना है, 1। SO4 कितना है, SO4 में सल्फर कितना है, 1। और ऑक्सीजन कितना है, 4। हाइड्रोजन कितना है, 2। तो जितने जिंक है रिएक्टेंट में उतने क्या हो गए, प्रोडक्ट में जिंक हो गए। जितने हाइड्रोजन है उतने ही हाइड्रोजन प्रोडक्ट में, जितने रिएक्टेंट में उतने सल्फर प्रोडक्ट में। सो ऑल आर इक्वल इन दिस केस। सो इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इट इज नोन एज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये सब इक्वल हैं तो इसे बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है। क्लियर है? अब यदि यहाँ पर देखें, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, आयरन when exposed into the water or air, most air. So iron react with the water to form iron oxide and hydrogen gas. आयरन ऑक्साइड बनेगा यहाँ पर, फेरस ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस यहाँ बनता है। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट राइट साइड, दोनों के बीच में एरो। यहाँ रिएक्टेंट के बीच प्लस और प्रोडक्ट के बीच भी प्लस लिखा है अगर एक से ज़्यादा होते हैं। इसमें आयरन कितना है, 1। यहाँ आयरन देखिए ये कितना है, 1। यहाँ आयरन कितना है, ये है 3। क्लियर है? यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2। ओके, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2। ये क्लियर हो गया। ये ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1। ऑक्सीजन है 1।
और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4। तो देखिए ये तो बैलेंस है, ये तो इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इस कारण से इसको स्केलेटल केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। इट इज नोन एज स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, क्योंकि कुछ एटम यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इनक्लोज्ड कर देंगे बॉक्सेस के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर हमने इनक्लोज्ड इन किनको कर दिया, इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, क्योंकि हमें यहाँ पर इस ब्रैकेट इस बॉक्स के बाहर कुछ भी कर सकते हैं, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहले देखिए, हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं कि वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एटम होते हैं, अब देखिए यहाँ पर कितने 2 and 1 3, यहाँ पर कितने हैं तो सॉरी जो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है उसको पहले सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए H2O है, वाटर का फॉर्मूला है। अब वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, तो सबसे ज़्यादा एटम किसके अंदर है, FeO4 के अंदर 4 हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है सेम टाइप के। तो हम ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। अब यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन, अगर 4 में 1 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 1 जा 4, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएंगे 4 1 जा 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे ऑलरेडी 4, तो ये कैसे हो गए, इक्वल हो गए। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन इक्वल थे वो कैसे हो गए, इम्बैलेंस हो गए। यहाँ पर 4 2 जा 8 ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे हम, इस साइड 4 का मल्टीप्लिकेशन H2O से किया तो इस साइड 4 का मल्टीप्लिकेशन हाइड्रोजन से कर देंगे, जिससे 8 हाइड्रोजन इधर, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर और 4 2 जा, यहाँ पर यदि 4 लिख दिया तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे। लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड H2O के साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन, राइट साइड हाइड्रोजन के साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और 4 2 जा 8 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन बैलेंस, 4 ऑक्सीजन बैलेंस, लेकिन ये 3 आयरन और ये 1 आयरन इम्बैलेंस है। तो हमारी इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं हुई। अभी हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर 3 फेरस है, यहाँ पर 1 फेरस है, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ कर दीजिए, 3 1 जा 3। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन को देखिए, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, 3Fe + 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 + 4H2O। अब इस रिएक्शन में देखिए, इस इक्वेशन में 3Fe हो गए, 3 आयरन एटम हो गए, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए और 4 1 जा 4 ऑक्सीजन हो गए। क्लियर इतना। और इसमें देखिए राइट हैंड साइड में 3 1 जा 3 आयरन हो गए, 4 1 जा 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 2 जा 8, सॉरी ये सिर्फ हाइड्रोजन है, ये H2O नहीं है, हमने लास्ट में भी देखा था, ये सिर्फ हाइड्रोजन है। क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन, ये सिर्फ हाइड्रोजन है, H2O वो नहीं। तो 4 2 जा 8 क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। कहने का मतलब आयरन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस और ऑक्सीजन भी बैलेंस, सो इट बिकम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और इससे हीट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। If you like this video, please like my video and subscribe my channel also. Share it with your friends so that they get also benefit with this. Thank you everyone. Goodbye.